Hello everyone, welcome back. Himanshu this side. So we were doing current electricity and till now we have covered 4 lectures in current electricity. और उन lectures में हमने क्या बोलते हैं बेसिक्स अबाउट करंट एंड रेजिस्टेंसेस के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, इन सब टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया है. तो इससे पहले आप उन लेक्चर्स को कवर कीजिए. एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर द टॉपिक्स टुडे फॉर इज किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड सम क्वेश्चंस. सो किरचॉफ्स लॉ बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कभी कभार स्टूडेंट्स के लिए. दे आर नॉट एबल टू डील विद किरचॉफ्स लॉ, या उन्हें इसे अप्लाई करना नहीं आता है. समझ में तो आता है स्टेटमेंट क्या है एंड क्या इसका कॉन्सेप्ट है, बट दे आर नॉट एबल टू अप्लाई किरचॉफ्स लॉ इन फिजिकल सर्किट. तो आज हम कोशिश करेंगे कि आप किरचॉफ्स लॉ समझ भी जाए और इन्हें फिजिकल सर्किट में इजीली अप्लाई भी कर सके. ठीक है, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद किरचॉफ्स लॉ. फर्स्ट, ये जो किरचॉफ्स लॉ है तो ये दो हैं, दो किरचॉफ लॉ दिए गए थे. एक होता है करंट लॉ और एक होता है वोल्टेज लॉ. तो एक को कहा जाता है आपका जंक्शन लॉ और एक को कहा जाता है लूप लॉ. इनके जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे काम है. ये जो KCL है, किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, ये किसी भी जंक्शन पे अप्लाई किया जाता है. और ये जो KVL है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स लूप लॉ, ये किसी भी लूप में अप्लाई किया जाता है. कैसे अप्लाई करना है, लेट्स कम टू दैट क्विकली. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें किरचॉफ्स लॉ, so there are two Kirchhoff's law. One is KCL and the other is KVL. KCL stands for Kirchhoff's current law and KVL stands for Kirchhoff's voltage law. So let's start with KCL. तो KCL जंक्शन लॉ भी बोला जाता है इसे. ठीक, अब KCL या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ क्या कहता है कि टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन. अब जंक्शन क्या होता है, जहां पर दो या दो से ज्यादा वायर्स आपस में मीट करती हैं, दैट फॉर्म्स अ जंक्शन. फॉर एग्जांपल दिस इज अ जंक्शन. ठीक है, अब इस जंक्शन पे यहां से करंट आया I, यहां करंट गया I1, यहां करंट गया I2. अकॉर्डिंग टू KCL जितना करंट इस जंक्शन में एंटर करेगा उतना ही करंट को क्या करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा. तो एंटर कितना किया है I, लीव कितना कर रहा है I1 प्लस I2. ठीक है, तो अगर मैं इसका अलजेब्रिक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूं तो अकॉर्डिंग टू KCL द algebraic sum of all the currents in a junction या at a junction is always 0. That is summation I equals to 0. जैसे अपने केस में अगर हम अप्लाई करें I प्लस I1, अब साइन कन्वेंशन कैसे लेने हैं इसमें, चलो इसे एक और एनालॉजी से समझते हैं कि सपोज करो एक अपने पास कैनाल है, कैनाल, ठीक है, रिवर. अब इस कैनाल में पानी आ रहा है और ये कैनाल फर्दर दो जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना. तो आपने क्लास 11th में भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी है. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है दैट A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2 या टोटल इनवर्ड्स फ्लो इज इक्वल टू टोटल आउटवर्ड फ्लो. मतलब रेट ऑफ फ्लो क्या रहता है, कांस्टेंट. मतलब जितना पानी इस जंक्शन में एंटर करेगा उतने पानी को क्या करना पड़ेगा, यहां से लीव करना पड़ेगा. अब पानी को रिप्लेस कर दो करंट से या चार्जेस से, तो द नेट चार्ज एंटरिंग द जंक्शन दैट इज शुड बी इक्वल टू द नेट चार्ज लीविंग द जंक्शन. तो इस कैनाल में जितना पानी आया
टोटल सपोज यहाँ पे से W पानी आया, तो W अगर W1 इधर चले गया इसमें से और W2 इधर चले गया, तो कोई भी पानी वेस्ट ना हुआ तो W किसके बराबर होना चाहिए, W1 प्लस W2, क्योंकि यहाँ पर तो कोई पानी रुक ही नहीं रहा है, तो सारा पानी जितना एंटर हो रहा है उतना ही क्या करना चाहिए, दोनों कैनाल से लीव करना चाहिए। अब W को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, करंट से। I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2, दैट इज द नेट चार्ज entering the junction should be equal to the net charge leaving the junction. Net current entering the junction should be equal to net current leaving the junction. So this law is based on conservation of charge. किसके ऊपर बेस्ड है ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैसे, अगर मैं प्रूव करना चाहूं इसे तो समेशन आई कितना होता है, 0 अकॉर्डिंग टू KCL। आई होता कितना है, dq बाय dt। अब dq बाय dt का 0 होना मैथमेटिकली क्या प्रूव करता है, दैट q इज कांस्टेंट, है ना, या फिर कंजर्व। तो एग्जाम में आपको असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है दैट नेट करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू नेट करंट लीविंग द जंक्शन, ये असर्शन है। और रीजन क्या है कि किरचॉफ्स जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप क्या बोलोगे, दोनों सही है, दैट किरचॉफ्स जंक्शन लॉ इज बेस्ड ऑन conservation of charge, therefore the net current entering the junction is equal to net current leaving the junction। ठीक है, अगर मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं तो आप करंट एंटरिंग द जंक्शन को पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव कंसीडर करें, एंड करंट लीविंग द जंक्शन को अपन नेगेटिव कंसीडर कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। एक दो एग्जांपल है मेरे पास जिनसे हम इसे बेहतर समझ सकते हैं। ठीक, तो देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, द फिगर शोज अ नेटवर्क ऑफ करंट्स, ओके, करंट आई विल बी। अब ये आई करंट पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे शुरू करें, तो हम लगाएंगे यहां पर KCL, सारे जंक्शंस पे क्या लगाएंगे, KCL। सपोज जंक्शन 1 पे KCL लगाते हैं, इसे जंक्शन नंबर 1 कहते हैं। या नेट करंट एंटरिंग कितना है, यहां से आ रहा है 8 एम्पेयर, यहां से आ रहा है 15, तो टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू टोटल करंट लीविंग। तो अगर 8 और 15 एंटर कर रहे हैं तो मतलब टोटल एंटरिंग कितना हो गया, 23 एम्पेयर, तो टोटल लीविंग भी कितना होना चाहिए, 23 एम्पेयर। तो जिस जंक्शन में टोटल करंट कितना एंटर कर रहा है, इन दोनों का सम, तो टोटल करंट लीविंग भी क्या होना चाहिए, इन दोनों का सम। ठीक है, अगले वाले जंक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अब बताओ एंटरिंग कितना कितना हो गया, इधर से आ रहा है 23 एम्पेयर, इधर से आ रहा है 3 एम्पेयर, तो लीविंग कितना होना चाहिए इन दोनों का सम, दैट इज इक्वल टू 26 एम्पेयर। अब अगर मैं इस वाले जंक्शन की बात करूं तो यहां पर एंटरिंग कितना है 5 एम्पेयर, और यहां से सपोज x एम्पेयर आ रहा है, और लीविंग कितना है 8, तो टोटल एंटरिंग शुड बी इक्वल टू टोटल लीविंग। अगर ऐसा सिनारियो है तो ये x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सच दैट इन दोनों का सम कितना हो जाए 8, तो 5 + 3 शुड बी इक्वल टू 8, तो x कितना आ रहा है 3। तो मतलब 26 में से 26 एंटरिंग था, 3 निकल गया इधर, तो कितना बच गया 23, तो 23 को कहां जाना पड़ेगा इधर, तो I की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 23 एम्पेयर, दैट इज नेट करंट एंटरिंग द जंक्शन शुड बी इक्वल टू नेट करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है, होप क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट एग्जांपल। देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है।
कह रहा है इन द फिगर बिलो शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ द सर्किट, द करंट आई विल बी, कौन सा वाला है आई, ये वाला। तो वही केसीएल अप्लाई करेंगे सारे जंक्शन में। सबसे पहले अपन इसमें अप्लाई करेंगे केसीएल। तो नेट करंट एंटरिंग कितना है, 2 दूनी 4, तो नेट करंट लीविंग भी कितना होना चाहिए, 4 एम्पेयर, तो हो गया 4 एम्पेयर नेट करंट लीविंग। फिर आ जाते हैं इस वाले जंक्शन पे, इसमें एंट्री कितना कर रहा है 4, लीव कितना कर रहा है, यहां से 1 कर रहा है तो यहां से कितना करेगा, सच दैट सम कितना हो जाए 4, 1 प्लस कितना होता है 4, 3 है ना, तो ये कितना आना चाहिए 3 एम्पेयर। फिर अपन आ जाते हैं इस जंक्शन में, इस जंक्शन में एंटर कितना कर रहा है 3 एम्पेयर और लीव कितना कर रहा है यहां से 1.3, तो ये कितना 1.3 प्लस एक्स 3 के बराबर आना चाहिए, तो एक्स कितना होना चाहिए 1.7, तो 1.7 एम्पेयर वैल्यू आई आई की, ठीक है, जो क्या कर रहा है इस जंक्शन को लीव कर रहा है। सो दैट इज हाउ वी अप्लाई केसीएल इन अ जंक्शन, ठीक है। केसीएल को कहां अप्लाई करा जाता है, किसी भी जंक्शन पे। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट लॉ दैट इज केवीएल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। केवीएल अप्लाई करेंगे, केवीएल इसके बाद, सो लेट्स अप्लाई केवीएल। दिस इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है इसका, फिर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। दैट इन अ क्लोज लूप द algebraic sum of all the potential is always 0, ठीक है। दैट इज अगर मैथमेटिकली लिखें समेशन डेल्टा वी कितना होना चाहिए 0। किसी भी क्लोज लूप में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम कितना आना चाहिए 0। फॉर एग्जाम्पल दिस सर्किट, तो इस बैटरी का ईएमएफ ई, करंट यहां फ्लो कर रहा है सपोज आई, दिस इज रेजिस्टेंस R1, दिस इज रेजिस्टेंस R2, दिस इज रेजिस्टेंस R3। तो अकॉर्डिंग टू केवीएल जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना है, यहां पर E, यहां पर कितना आना चाहिए माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस II3, ये कितना आएगा 0। इन सब का सम किसके बराबर आना चाहिए 0 के बराबर, ठीक है। इसे अभी हम साइन कन्वेंशन कैसे लिया है वो अभी देखेंगे। सबसे पहले बस हमें केवीएल की बात करनी है कि हाउ टू अप्लाई केवीएल। इसके बाद तो केवीएल होता क्या है, दैट समेशन डेल्टा वी इक्वल्स टू 0। ये किसके ऊपर बेस्ड है, केवीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एक लूप में एनर्जी कहीं भी लीक नहीं हो रही है तो टोटल एनर्जी क्या रहने वाली है कंजर्व, ठीक है। किसी भी लूप में सर्कल घूमते रहेंगे तो टोटल एनर्जी क्या रहने वाली है कंजर्व रहने वाली है, ठीक है। तो समेशन डेल्टा वी इक्वल टू 0 अगर मैथमेटिकली इसे प्रूव करें, हमें पता है कि डेल्टा वी कितना होता है डेल्टा यू बाय क्यू, ये सेकंड चैप्टर से हमें पता है, ठीक। तो समेशन डेल्टा यू बाय क्यू ये कितना होना चाहिए 0, दैट इज समेशन डेल्टा यू ये कितना होना चाहिए 0, मतलब u क्या है एनर्जी है, तो u शुड बी कांस्टेंट और कंजर्व्ड। सो टोटल एनर्जी क्या रहती है केवीएल में कंजर्व रहती है ना। मेन मुद्दा ये नहीं है कि केवीएल का स्टेटमेंट क्या है, केसीएल का स्टेटमेंट क्या है, मेन मुद्दा ये है कि इन्हें अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई केवीएल एंड केसीएल, दैट इज डिफरेंट, यार टफ फॉर यू। सो लेट्स कम टू द टॉपिक दैट हाउ टू अप्लाई केवीएल। केवीएल को कैसे अप्लाई करना है आपने डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसकी जानकारी पकड़ते हैं अपन, ठीक है। तो शुरू करते हैं, हाउ टू अप्लाई केवीएल। तो स्टेप बाय ये वाले स्टेप्स आपको एग्जाम में फॉलो करने हैं। डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आए किरचॉफ से आप उसका आंसर डेफिनेटली इसे निकाल पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टेप 1,
चूज अ लूप। ठीक है, एक लूप चूज करें जिसमें आपको केवीएल अप्लाई करना है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये बैटरी इसका ईएमएफ E1 है, दूसरी बैटरी का ईएमएफ E2, R1, R2 एंड R3। लेट सपोज दे आर द रेजिस्टेंसेस। अब नाम देते हैं इसे A, B, C, D, E और F। ठीक है, तो लूप चूज करने हैं। अब आपको दिख रहे हैं यहाँ पर फिजिकली कितने लूप हैं? 2 लूप हैं। ठीक है, तो दोनों में से इसको कहते हैं लूप नंबर 1 और इसे कहते हैं लूप नंबर 2। ठीक है, क्लियर। स्टेप सेकेंड, draw current from batteries and apply KCL at junction। बैटरी में से निर्धारित करंट निकालें और जंक्शन जहां पर भी दिखे वहां पर क्या अप्लाई कर दें? KCL। तो सपोज करते हैं ये वाली बैटरी अपनी करंट दे रही है I1 और ये वाली बैटरी अपनी करंट दे रही है I2। ठीक है, तो ये I1 करंट चला यहां से। अब करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। ऐसा क्यों? क्योंकि करंट में फ्लो क्या कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स। बट हम करंट की डायरेक्शन क्या लेते हैं? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज हमेशा किसकी तरफ भागेंगे? नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ। दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव पोटेंशियल। तो करंट फ्लोज फ्रॉम higher potential to lower potential. So this is higher potential and this is lower potential. फिर ये जंक्शन आया C। C पर कितना करंट आया? यहां से करंट आया I1। ठीक है, और यहां से ऊपर से करंट कितना आ रहा है? I2 आ रहा है इस जंक्शन में F पे। तो वापस कितना जाना चाहिए? जितना बैटरी ने करंट निकाला I1। तो यहां से I2 आया और वापस कितना चले गया इधर? I1। यहां से अगर मैं बात करूं C पे, तो C से सपोज यहां से I2 करंट आया और यहां से I1 करंट आया। तो मैं यहां पे मानता हूं कि यहां कितना गया? I2 माइनस I1। टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन कितना था? I2 और लीविंग द जंक्शन कितना था? I1। और यहां से x माना तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? I2 माइनस I1। अभी I2 माइनस I1 यहां पहुंचा। अब इन्हें ऐड कर देते हैं। यहां पर I1 इधर से आ रहा है और यहां से I2 माइनस I1, ये दोनों ऐड हो गए तो कितना हो जाएगा? 0। सिर्फ क्या बचेगा? I2। तो देखो KCL अप्लाई कर दिया हमने, है ना। बैटरी ने I2 करंट निकाला था, वापस I2 मिल गया। इस बैटरी ने I1 निकाला था, इसे वापस I1 मिल गया और ये I2 माइनस I1। अब ये डायरेक्शन सही है या गलत, ये हमें अपनी इक्वेशन दे देगी जब हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर। नाउ स्टेप 3, चूज अ डायरेक्शन फॉर द लूप। अब डायरेक्शन कैसी हो सकती है? इट मे बी क्लॉकवाइज, इट मे बी, कौन सा सही है? दोनों सही है, आपकी मर्जी। जो आपका मन करे उनमें से कोई सा भी चूज करो, या तो क्लॉकवाइज चूज करो या फिर एंटी क्लॉकवाइज। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, सब सही आएगा, चाहे क्लॉकवाइज चूज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चूज करो। नाउ स्टेप 4, फॉर रजिस्टर। रजिस्टर के अक्रॉस कैसे लगाना है आपको? सपोज ये अपना रजिस्टर R है, इसमें करंट I1 है। अब करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर। अब मैं आर्बिट्ररी अपनी मर्जी से डायरेक्शन चूज कर सकता हूं। इसे मैं A पॉइंट बोल देता हूं, इसे मैं B पॉइंट। मैं चूज कर सकता हूं A से B जाना, या मैं चूज कर सकता हूं B से A जाना। दोनों ही अपनी जगह पे क्या है? बिल्कुल सही है।
तो लेट सपोज कि मैंने चूज करा मैं ए से बी जाना चाहता हूं, तो मैंने जो डायरेक्शन चूज करी उसके अकॉर्डिंग पहले मैं इसके हायर पोटेंशियल पे जा रहा हूं और फिर मैं इसके लोअर पोटेंशियल पे। अब जब हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल का क्या हुआ, गेन या लॉस, लॉस। तो जब पोटेंशियल का लॉस होगा तो लॉस को हम कैसे दिखाते हैं, नेगेटिव साइन से। तो इसीलिए इसके अक्रॉस जो v लूंगा मैं वो कितना ले लूंगा, -i1 r1, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं ट्रैवर्स चूज करता दूसरी डायरेक्शन में कि मैं चाहता नहीं, मैं तो भाई बी से ए जाऊंगा, अगर मैं बी से ए जाना चूज करता तो पहले मैं कौन से टर्मिनल में एंटर करता, नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, मतलब मैं लोअर पोटेंशियल से कहां एंटर करता, हायर पोटेंशियल की तरफ। तो जब अगर मैं लोअर से हायर जाना चाह रहा हूं तो पोटेंशियल का क्या हो रहा है, गेन। तो तब मेरे को वी क्या लेना पड़ेगा, i1 r1, दोनों सही है। बस जैसा आपने ट्रैवर्स चूज करा है उसके अकॉर्डिंग ये आपका प्लस या माइनस आ जाएगा और बैटरी भी उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस। जैसे आपने यहाँ पर माइनस आया यहाँ पर तो बैटरी डेफिनेटली प्लस आएगी, और अगर यहाँ पर प्लस है तो बैटरी डेफिनेटली क्या आएंगी, माइनस। दोनों का सम मिला के कितना होना चाहिए, 0। समझो x प्लस वाई का सम 0 होना चाहिए। तो हो सकता है कि आपने लिया -x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये भी बात सही है, या आपने लिया -y प्लस x इक्वल टू 0, दोनों में बात तो एक ही है ना। -x प्लस वाई इक्वल टू 0 लिखो या -y प्लस x इक्वल टू 0 लिखो, बात तो वही आनी, बात आनी क्या है, x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई। तो ऐसे ही केवीएल में भी होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स। ये हो गया स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5 पे आते हैं कि बैटरी के साथ क्या करना है। तो देखो ये आपकी बैटरी है, ठीक, E1 बैटरी है। आप A पॉइंट से B पॉइंट जा रहे हो अगर, तो पहले आप बैटरी के कौन से टर्मिनल में एंटर करें, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अगर हम हायर से लोअर मूव कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, नुकसान। तो नुकसान होगा तो बैटरी का EMF E1 ना लेके आप कितना लेंगे, माइनस, ठीक है। और अगर सेम टाइम पे मैं उल्टी साइड जाना चाहूं, B से A जाना चाहूं, तो मैं ये पाथ भी चूज कर सकता हूं। तो जब मैं P से A जाना चूज करूंगा तो पहले मैं कौन से टर्मिनल में एंटर करूंगा, लोअर पोटेंशियल, फिर हायर, और लोअर से हायर मूव करते हैं तो गेन होता है। तो V कितना ले लेंगे तब, प्लस E1। बस इन स्टेप्स का ध्यान रखो, केवीएल का कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा किरचॉफ्स लॉ का, ठीक है, क्लियर। तो एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट और देखते हैं क्या जो मैंने आपको बताया वो एप्लीकेबल भी है, क्या काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो एग्जांपल कॉपी करते हैं फटाफट। तो देखो ये क्वेश्चन है अपने पास, कह रहा है फाइंड करंट इन 8 ओम रजिस्टर, ढूंढते हैं 8 ओम वाला रजिस्टर, ये है, ठीक। तो अब बताओ कितने लूप हैं यहां पर, एक और एक, 2, ठीक है। 2 लूप चूज करते हैं, इसे बोलते हैं लूप 1, इसे बोलते हैं लूप 2, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है, बैटरी से करंट निकालना है। सपोज ये अपनी ऊपर वाली बैटरी कितना करंट दे रही है, I1, और नीचे वाली बैटरी कितना करंट दे रही है, ये जंक्शन में पहुंचा I1 और I2, तो इधर से I2 आया, इधर से I1 आया, टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन कितना हो गया, I1 प्लस I2, इट शुड बी इक्वल टू टोटल करंट लिविंग द जंक्शन। फिर यहां पहुंचे, यहां पर इधर से I1 प्लस I2 आया, अब बैटरी ने करंट कितना निकाला है, I1, तो वापस भी कितना चाहिए इसे, I1, तो I1 तो चले जाएगा ऊपर। सिमिलरली नीचे वाली बैटरी में कितना चले जाएगा, I2। तो ऐसे हमने सबसे पहले लगाया इसमें KCL और किसका डिस्ट्रीब्यूशन करा, करंट का। अब अगला स्टेप आता है टू चूज द डायरेक्शन ऑफ द लूप। तो मैंने अपन ने ऊपर वाली को भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ले लिया है और नीचे वाली को भी क्लॉकवाइज, दोनों को क्लॉकवाइज चूज करा, ठीक है। तो जब मैं लूप 1 में क्लॉकवाइज मूव करूंगा तो लूप 1 की इक्वेशन लिखते हैं अपन। तो देखो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर, I1 इधर फ्लो कर रहा है हायर पोटेंशियल से लोअर, I2 इधर फ्लो कर रहा है हायर पोटेंशियल से लोअर। तो सबसे पहले लूप 1 की बात करो और बैटरी को देखो। तो ये जो आप क्लॉकवाइज जब जाओगे तो सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे, फिर नेगेटिव, मतलब क्या हो रहा है,
पोटेंशियल का नुकसान। और कितने का नुकसान है? 8 वोल्ट का। तो क्या लिखोगे सबसे पहले? -8। फिर इस वाले रजिस्टर की बात करें तो पहले नेगेटिव पे फिर पॉजिटिव, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? I1। तो नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर से हायर में क्या होता है? गेन। कितना गेन होगा? प्लस I1 इंटू आर कितना है? 4। और अगर इसकी बात करें, देखो यहां से घूम के आए और फिर इधर, तो इसके किस में पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, मतलब लोअर से हायर। और करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें? I1 प्लस I2। तो कितना लेना है? +8 टाइम्स, और इन सब का सम कितना होता है? 0। तो थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4I1 प्लस 8I1 प्लस 8I2 इक्वल्स टू 8, दैट इज 12I1 प्लस 8I2 इक्वल्स टू 8। अगर 4 से डिवाइड कर दें तो 3I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 2। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं अपन लूप नंबर 2 पे। लूप नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम बैटरी को देखते हैं। तो अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो बैटरी के पहले कौन से टर्मिनल को हिट करूंगा? नेगेटिव, मतलब जो कि किस पे? लोअर पोटेंशियल। तो नेगेटिव से हायर पे जाएंगे तो पोटेंशियल का फायदा, कितने का फायदा हुआ? 6 वोल्ट। तो ये लूप 2 की बात है ना, तो 6 वोल्ट का फायदा हुआ अपन को। ठीक, फिर इस रजिस्टर में आ जाते हैं। इस रजिस्टर में कहां मूव कर रहे हैं? अगर मैं ऐसे घूमूं तो पहले हायर पोटेंशियल और फिर लोअर, मतलब नुकसान कितने का? -8। और इसमें करंट कितना है? I1 प्लस, और लास्ट में ये वाले रजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी पहले हायर पे और फिर लोअर। फिर क्या होगा? नुकसान कितना? -I2 इंटू ये किसके बराबर आ गया? 0। तो 6 इक्वल्स टू 8I1 प्लस 8I2 प्लस, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसे, ये कितना आ गया? 8I1 प्लस 14। ठीक, और सॉल्व कर ले तो आ जाएगा 3, 2 से डिवाइड कर देते हैं 4I1 प्लस, नाउ लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। अब सारा खेल हो चुका है, सिर्फ मैथमेटिक्स बची है। 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल। वेरिएबल कौन कौन से हैं? I1 और I2। तो ये आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो, ये आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, ये आप क्रेमर्स रूल लगाओ, ये आपकी इच्छा। यहां तक करने में अगर आपको 3 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर मिल गए। अब 1 नंबर बचा है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे या नहीं, और वो आपका बेसिक 9th 10th में बनता है, ना कि 11th 12th में। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो मैं तो बड़ा साधारण सा तरीका अपनाता हूं कि मैं क्या कर लेता हूं, यहां से किसी की भी एक की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं। तो सपोज 3I1 लिख लूं मैं, तो कितना हो जाएगा? 2 - 2I2। तो I1 कितना हो जाएगा? 2 - 2I2 डिवाइडेड बाय 3। ठीक हो गया। तो 3 इक्वल्स टू I1 की जगह क्या लिख लिया मैंने? 2 - 2I2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7I2। अब ये पूरी I2 के टर्म्स में बन गए, यहां से I2 की वैल्यू निकल जाएगी। 3 इक्वल्स टू 8 - 8I2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 7I2। एलसीएम लेने पे मिलेगा 8 - 8I2 प्लस 3 इंटू 7 इज 21I2, और इसे इधर भेज देंगे, 3 इंटू 3 इज 9। ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू -8I2 प्लस 21I2। अब इसे इसमें से माइनस करूंगा, 21 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा हमारे पास? 13 है ना। तो 13I2 इज इक्वल टू 1। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1/13। ठीक, अब सिमिलरली किसकी वैल्यू निकल सकती है? I1 की। I1 कितना था अपने पास? हमारे पास था 3I1 प्लस 2I2। I2 की जगह क्या रख देते हैं? 1/13। इसकी वैल्यू किसके बराबर थी? 2 के बराबर, इक्वेशन 1 से। तो अभी से अगर मैं सॉल्व करूं तो 3I1 कितना आ गया? 2 - 2/13, दैट इज 13 इंटू 2, 26 - 2, दैट इज 24/13। तो I1 कितना आ गया? 24/39। तो अपने पास I1 भी आ गया, अपने पास I2 भी आ गया। ये किसकी वैल्यू पूछ रहा है अपने से? ये पूछ रहा है फाइंड द करंट इन 8 ओम रेजिस्टेंस। 8 ओम रेजिस्टर में कितना करंट है? I1 प्लस I2। तो दोनों की वैल्यू को क्या कर दो? सम।
आई नेट कितना आ गया 24/39 प्लस 1/13, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 24 + 3 27/39, इतना करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, so that is your answer, that is how you apply KVL, that is how you apply KCL, और यहीं से बनता है अपना किरचॉफ्स करंट एंड वोल्टेज लॉ। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज बचेगा जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा लग रहा है मेरे को। ठीक, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। नेक्स्ट क्लास में हम व्हीटस्टोन ब्रिज और साथ साथ सेल भी कवर कर देंगे। थैंक यू सो मच।